हाय दोस्तों, डीप ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। मैं विवेक, जैसा कि आपको पता है मैं केमिस्ट्री इस चैनल पे पढ़ाता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तब भी हमारे साथ बने रहिए। ये लेक्चर आज का पूरा आपको समझ में आएगा। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, यानी जो ट्रांजिशन एलिमेंट, उनके एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो जो मैंने ही पहले ही लेक्चर में बता रखा था कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर लाई करते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो होती हैं पीरियोडिक टेबल में एस और पी के बीच में लाई करते हैं। यानी डी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं इनका जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है एस ब्लॉक एलिमेंट से क्या होता है, ज़्यादा होता है, और पी ब्लॉक एलिमेंट से कम होता है। क्योंकि सबको पता है कि जब हम लोग पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो यहाँ पे हमारा स्कैंडियम और यहाँ पे जिंक, किसी भी एलिमेंट के लिए बात करेंगे, अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग मूव करते हैं तो वहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू जो होता है इंक्रीज करता है और रेडियस डिक्रीज करता है। यानी रेडियस क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारा Z क्या होता है, इंक्रीज करता है। यानी जो IE होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, Z के। ठीक है, क्लियर। अब ये हमारा हो गया। तो यानी डी ब्लॉक एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी एस ब्लॉक से क्या होता है, ज़्यादा होता है, पी ब्लॉक से कम होता है। और जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में एस और पी के बीच में लाई करते हैं। आपको इतना याद रखना है। लेकिन जब हम लोग स्कैंडियम से जिंक की तरफ चलते हैं तो वहाँ पे मैंने बताया कि आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मतलब IE इंक्रीजेज slowly because radius decreases slowly। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा रेडियस जो होता है वो धीरे धीरे क्या करता है, डिक्रीज करता है। लेकिन मैंने बताया था कि जो जिंक होता है जिंक तक जाते जाते रेडियस हाई हो जाता है। मतलब जिंक का रेडियस क्या होता है, हाई होता है। तो यानी जिंक में एक्सेप्शन है। क्यों? जिंक का रेडियस हाई होता है, जिंक का रेडियस हाई होता है, फिर भी इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, वेरी हाई। इसके पीछे का रीज़न समझेंगे। जिंक का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D10 4s2 होता है, जो कि आपको पता है ये क्या होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जब भी हम लोग को किसी भी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ज़्यादा होगा। तो जिंक का स्पेशली याद रखेंगे, इसका रेडियस हाई होता है, मतलब रेडियस ज़्यादा होने के बावजूद भी इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है। इसके पीछे का रीज़न होता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि होता है 3D10 4s2। अब हम लोग आगे कुछ कंपेयर करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कॉपर वर्सेस जिंक की बात करते हैं। अगर एलिमेंट से पहली बार इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे, और दूसरी बार रिमूव करेंगे तो उसको सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन बनता है 3D10 4s1। जिंक का क्या बनेगा? 3D10 4s2। यानी अब जिंक और कॉपर में आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज़्यादा हुआ? जिंक का ज़्यादा हुआ, क्योंकि यहाँ पे फुली फिल्ड है, यहाँ पर ये हाफ फील्ड है और ये फुल फील्ड है। तो यानी ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं जिंक का जो फर्स्ट IE1 होता है ये ज़्यादा होगा, किससे ज़्यादा होगा? कॉपर से। कॉपर के फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से। ठीक है,
लेकिन मान लो अगर मैं यहाँ पे लिखूं Cu प्लस और Zn प्लस, तो इसमें कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s 0, जिंक का यहाँ पे कितना बनेगा 3d10 4s 1। यानी जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया तो कॉपर वाले का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना, मतलब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा IE2 सेकेंड कॉपर का यानी Cu प्लस आयन का क्या होगा जिंक प्लस से क्या होगा ज़्यादा होगा। ये हमें याद रखना है। अब हम बात करते हैं क्रोमियम के ऊपर। अगर मैं कंपेयर करूं क्रोमियम वर्सेस मैग्नीज, तो यहां पे चेक करेंगे क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 3d5 4s 1, मैग्नीज का 3d5 होगा और उसके बाद 4s 2 होगा। तो यानी मैग्नीज का देखेंगे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है लेकिन क्रोमियम का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, फर्स्ट IE1 हमारा Mn का ज़्यादा होगा किससे क्रोमियम से। लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन एक रिमूव करूं यानी Cr प्लस बनेगा और Mn प्लस 1 बनेगा। तो इसके केस में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3d5 और इसका क्या बनेगा 3d5 4s 1। तो यहाँ पे अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ स्टेबल, तो यानी Cr प्लस का हमारा क्या हो जाएगा Mn प्लस से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ये कौन सा आयोनाइजेशन एनर्जी रहेगा IE2, मतलब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी Mn का ज़्यादा होगा और सेकेंड वाला क्रोमियम का ज़्यादा होगा। तो ये हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी का इनमें ट्रेंड था। जैसे मैंने बताया था पिछले लेक्चर में रेडियस का हम लोगों ने बात किया था, तो इसके पीछे रीज़न क्या था। तो जैसे उस दिन मैंने ग्राफ बनाया था यहाँ पे ऐसे रेडियस का, यहाँ पे हमारा R था और यहाँ पे हमारा Z था। तो 3D सीरीज़ के लिए कुछ ऐसा ग्राफ बना था, यहाँ पे हमारा जिंक था, ये 3D सीरीज़। उसके बाद 4D सीरीज़ का क्या था रेडियस इससे ज़्यादा होगा 4D सीरीज़। लेकिन जब हम लोग 5D सीरीज में चलते हैं तो यहाँ पर रेडियस कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है। इसके पीछे का रीज़न समझेंगे। 3D सीरीज से ज़्यादा हमारा रेडियस 4D सीरीज़ का और 4D सीरीज से ज़्यादा रेडियस हमारा 5D सीरीज़ का होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जब 5D का रेडियस देखा गया तो अप्रॉक्स हमारा 4D के सिमिलर आता था। यानी यहाँ पे हम लिख सकते थे रेडियस 4D अप्रॉक्सीमेटली रेडियस ऑफ 5D सीरीज, यानी दोनों सीरीज का हमारा रेडियस बराबर मिला। इसके पीछे रीज़न क्या होता है, तो रीज़न इसके पीछे का चेक करेंगे। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया जाएगा लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का मतलब जैसे हम लोग लिखा गया था T जरा हाफ यहाँ पे लिखा गया था और ये हमारे स्कैंडियम से स्टार्ट था इट्रियम La, और यहाँ पे हमारा था जिंक कैडमियम और यहाँ पे था मरकरी। यानी जब हम लोग ये हमारा जो टाइटेनियम, तो टाइटेनियम का रेडियस हमारा क्या होगा कम होगा, टाइटेनियम से बड़ा रेडियस किसका होगा जिंकोरियम का। लेकिन जिंकोरियम से बड़ा रेडियस, जिंकोरियम का रेडियस क्या होगा हाफनियम के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा 3D सीरीज का है, ये 4D सीरीज का है और ये 5D सीरीज का है। और जैसा कि मैंने बताया 4D और 5D सीरीज का रेडियस आपस में क्या है बराबर है। क्यों, इनके पीछे का रीजन समझेंगे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। जैसे अगर यहाँ पे जिंकोरियम लिखा गया तो जिंकोरियम का जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 4D2 5s2 कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है। लेकिन जैसे ही हम हाफनियम में जाते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f40 5d2 और 6s2, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। यानी अब यहाँ पे d ऑर्बिटल को भरने से पहले f ऑर्बिटल को भरा गया। तो इसके पीछे का रीज़न समझेंगे कि ऐसा क्या है। तो यहाँ पे पहली बात ये बनेगा कि जो f ऑर्बिटल हैविंग
बिग साइज, एफ ऑर्बिटल का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, तो इलेक्ट्रॉन आर डिफ्यूज्ड, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डिफ्यूज होंगे। इसको हम लोग ऐसे समझेंगे, जैसे हमारा एफ ऑर्बिटल है, यहाँ पे एफ ऑर्बिटल मैंने मान लिया, तो एफ ऑर्बिटल का साइज क्या होता है, लार्ज होता है। तो इसके न्यूक्लियस में हमारा प्रोटॉन होगा। अब इसके चारों तरफ अगर इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे शील्ड किए रहेंगे, तो यहां से जो न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना आसानी से यहां से बाहर नहीं निकल पाता, जब अगर इलेक्ट्रॉन इसको आसानी से ऐसे शील्ड किए रहेंगे। लेकिन मैंने बताया कि एफ ऑर्बिटल का साइज बड़ा होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज्ड होते हैं, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे दूर दूर फैले होते हैं। अब दूर दूर फैले होने के कारण क्या होगा, ये न्यूक्लियर चार्ज पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाएगा, और जब पेनिट्रेट करके बाहर निकलेगा तो 6s के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो यानी ये 6s के ऊपर जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो ये न्यूक्लियस की ओर क्या आएंगे, पास आने लगेंगे। तो इसके केस में साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। मतलब समझेंगे कि ये हमारा एफ ऑर्बिटल है, इसका साइज लार्ज है, तो अब इसके बगल जो इलेक्ट्रॉन हमारे फैले हैं वो बहुत दूर दूर हैं, तो वो 6s के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, आसानी से अट्रैक्ट करने लगेंगे। तो इसके केस में क्या होगा, साइज हमारा डिक्रीज कर जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। यही रीज़न है कि जो जिंकोरियम होता है और हाफनियम होता है, 4d और 5d की सीरीज के एलिमेंट होते हैं, इनका एटॉमिक रेडियस सिमिलर होता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस से के पास हमारा पहले 4f आएगा, उसके बाद ही हमारा 5d और 6s आएगा। तो यानी जब ये न्यूक्लियर चार्ज निकलेगा तो इसका साइज लार्ज होने के कारण ये न्यूक्लियर चार्ज पेनिट्रेट करके बाहर निकलेगा और 6s के इलेक्ट्रॉन के ऊपर बढ़ेगा। तो जैसे ही इसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ये क्या करेगा, न्यूक्लियस की ओर क्लोज आने लगेगा और साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका हम लोग लैंग्वेज क्या लिख सकते हैं, इसका हम लोग लैंग्वेज ये लिख सकते हैं, यहां पर लिखा गया है कि एफ ऑर्बिटल हैविंग बिग साइज एंड इलेक्ट्रॉन आर वेरी डिफ्यूज्ड। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफ्यूज्ड होते हैं। एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज ऑन 6s इलेक्ट्रॉन एंड साइज become decreases, and this phenomenon is also known as lengthenide contraction। इसी को हम लोग लेंथेनाइट कंट्रैक्शन कहते हैं। यानी एफ वाले का साइज हमारा लार्ज होता है, जिसके थ्रू न्यूक्लियस का न्यूक्लियर चार्ज हमारे 6x के इलेक्ट्रॉन पे बढ़ता है, और 6s के इलेक्ट्रॉन पे बढ़ने के कारण s वाला ऑर्बिटल हमारे न्यूक्लियस की ओर क्लोज आने लगेगा, और ऐसे केस में साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। तो ये हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड था ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए। अब हम लोग अगले वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, कलर क्या होते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होते हैं। और आपको पता है कि जैसा कि आप लोग का एग्ज़ाम केवल 1 ही महीना बचा है, तो उसके लिए आप लोग खूब प्रैक्टिस करिए, और हम लोग ये जो एक एक टॉपिक के ऊपर एकदम अच्छे से वीडियो बनाएंगे और डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग नेम रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लेकिन उन लोगों को शेयर करिए जिनको ज़रूरत है। ऐसे नहीं कि मतलब जो पढ़ने वाले नहीं हैं उनको भी शेयर कर देंगे तो वो तो देखेंगे ही नहीं। इसीलिए तब तक के लिए धन्यवाद।